जय हिंद दोस्तों अभी मैं आपके साथ एक छोटा सा खेल या यूं कहें छोटी सी एक गेम पहचानने वाली खेलना चाहता हूं। जैसे हमने बचपन के अंदर टीवी के ऊपर देखा, मतलब बचपन में हमारी मैडम हमारे को खेलती थी, हम आपस में भी खेलते थे कि फोटो को पहचानो किसकी है किसकी नहीं है, या आप इस इंसान को किस लिए याद करते हैं नाम से। आओ सबसे पहले यहाँ पर कुछ फोटो देखते हैं। आपके सामने यहाँ स्क्रीन के ऊपर कुछ मैंने फोटोएं लगाई हैं। इन फोटोग्राफ्स को आप देखिए, जानिए, पहचानिए कि क्या आप इनका नाम जानते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि 10 में से 9 केसेस में या अप्रोक्सीमेट 4 3 7 3 10 2 12 फोटोग्राफ्स में से आप लगभग सभी को किसी न किसी रूप में या सभी को जानते हैं। और जैसे मिस्टर ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी इसका छोटा भाई, वारिस पठान इसका नाम इलियास शरीफुद्दीन, एमएफ हुसैन, और ये जो है इसका नाम है मुनव्वर फारूकी, और इसका नाम है सैयद असीम वकार। जो भी यति नरसिम्हानंद, नुपुर शर्मा, साध्वी प्रज्ञा, साक्षी महाराज और ये नवीन चिंतन। इन सब में पता है आपको क्या कॉमन है? आप इन सबको क्यों जानते हो? क्योंकि ये सारे टीवी के ऊपर, ज्यादातर सभी टीवी पर हैं। एमएफ हुसैन को छोड़ दिया जाए और मुनव्वर फारूकी को छोड़ दिया जाए। सबसे बड़ी बात, ये लोग टीवी डिबेट्स में आपको किसी ना किसी फॉर्म में दिखाई देते हैं। और दूसरी खास बात ये कि ये सारे के सारे रिलीजन और धर्म के मामले में ये लड़ते हुए दिखाई देते हैं, फाइट करते हुए दिखाई देते हैं, और एक दूसरे धर्म का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। कॉमन है इनमें, कॉमन भाई। ये तो सीता माता के बारे में कुछ भी कह चुका है, आप जानते ही हैं। ये कौन सा कम है वारिस पठान? ये तो शिवलिंग और योनि को सेक्स ऑर्गन्स कह के हंसता हुआ दिखाई दिया। अब कोई अगर हिंदू अगर इसको गोली वोली मार दे, इसका सर्तन से जुदा कर दे, फिर बहुत सारी दूसरी भावनाएं आहत होंगी। लेकिन जिस तरीके से इसने मजाक उड़ाया, अगर भाई इसकी भावनाएं हैं तो सभी की हैं। इसको देखें तो सीता माता की बिल्कुल नग्न तस्वीर बनाई, इसको देखें तो बहुत ही भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया। ये कौन सा कम है? ये भी इसी तरीके से अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने भी खुलकर मुसलमानों के अगेंस्ट जो जहर उगला उसके बारे में लगभग सभी जानते हैं। नुपुर शर्मा आज के दिन जिसे कहते हैं प्राइम टाइम टॉपिक बन चुकी हैं, जिसके ऊपर हर डायमेंशन में डिस्कस हो रहा है। हर तरीके से इनकी जरा सी छींक आ जाए आज के दिन तो भी पॉसिबली डिस्कशन शुरू हो जाएगा कि कहीं नुपुर शर्मा को कोई वायरस देकर मारने की साजिश तो नहीं टाइप। अब ये अगर सिचुएशन है यहाँ पर, ये सारी की सारी फोटोग्राफ्स और सब चीजें, तो इससे क्या ये गुनहगार हैं सोसाइटी के? तो मेरा मानना है हाँ हैं। और इनके ऊपर आरोप अगर लगेगा इन सभी 12 के ऊपर, तो ये नफरत की बात कर रही है। भड़काया, भड़के, गाली बकी एक को दूसरे को, नफरत, ठीक है। लेकिन इससे आगे यहां अगर आप इन चेहरों को देखते हैं तो इन चेहरों के बारे में आपका क्या विचार है? ये जितने भी चेहरे आपको इस टाइम पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में क्या विचार है? इन सभी चेहरों को ध्यान से देखिए। इन सभी ये सभी चेहरे असलियत में इनसे जुड़े हुए हैं। इसमें मैं अमीश देवगन की फोटो लगाना भूल गया और पता नहीं मैं कैसे भूल गया, और या टीम जो है वो लगाना भूल गई, और उनको मैं डांटूंगा अभी कि अमीश देवगन को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इस फैमिली के टॉप वाले मेंबर्स में से एक वो भी है। इनको आप कैसे जानते हैं? ये मोहतरमा तो 2000 के नोट में वो चिप वाले मामले में मशहूर हुई, और बाकी इनमें से जितनों को भी आप देख रहे हैं, अमन चोपड़ा से लेकर अर्णव गोस्वामी से, सुधीर चौधरी से, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत अली, रुमाना इसार खान से लेकर, चित्रा त्रिपाठी से लेकर, नेहा से लेकर, मीमांसा मलिक से लेकर, जितने भी आप त्यागी मैडम से लेकर, सब, इन सब के बारे में आप ध्यान से देखिएगा।
ये सारे के सारे शाम को लगभग 5 बजे के बाद हमारे और आपके ड्राइंग रूम या ड्राइंग रूम के ऊपर कब्जा जमा के बैठे हुए होते हैं, या तो सास बहू और साजिश टाइप के सीरियल चल रहे होंगे। और अगर हम लोगों को लगता है कि हमें इस दुनिया के अंदर भारत में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ ना कुछ जाना पहचाना होना चाहिए, तो यहाँ इनमें से डिस्कशन, इनकी डिस्कशन हम जब सुनते हैं तो यहाँ पर जितने हीटेड डिबेट्स, जोश के अंदर जो डिबेट्स हैं, वहां पर भी आपको इनके सभी इसमें नफरत नजर आएगी। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिस न्यूज चैनल के एंकर के शो के अंदर ऐसा नुपुर शर्मा ने कहा, उसके ऊपर भी तो मुकदमा होना चाहिए। तो कटघरे में तो ये सभी है, इन सभी के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, तो नफरत यहां पर भी है। अब इसका तीसरा हिस्सा देखते हैं। मैं केवल उनको नहीं कह रहा, आप इधर आ जाइए। आपको ये 2 मूवीज याद है, पद्मावत और रामलीला? दोनों के डायरेक्टर जो है, प्रोड्यूसर जो है, संजय लीला बंसाली सेम है। पद्मावत के नाम पर राजपूत जो है उनकी भावनाएं आहत हो गई, और रामलीला के नाम पर, राम के नाम पर और भद्दा भड़काऊ पोस्टर के नाम पर हिंदूज की जो भावनाएं थी वो आहत हो गई। तो यहां पर भावनाएं हैं और आहत है। यहां ये माना गया कि यहां पर राम का और राजपूत का नाम लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, उससे मार्केटिंग हुई। मैं सच बता रहा हूं, मैंने देवदास मूवी देखी और भी मैंने बहुत सारी मूवीज देखी, लेकिन मुझे जेन्युइनली संजय लीला बंसाली के बारे में नाम मुझे स्पेसिफिकली रामलीला और पद्मावत में ज्यादा पता लगा, जबकि देवदास जैसी मूवी उनकी बहुत पहले आ चुकी थी। यहां इस लेडी का नाम अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन एक एनोनिमस सा नाम, बिल्कुल एनोनिमस, जिसका दूर दूर तक कोई दुनियादारी से पता नहीं था या लेना देना नहीं था, लेकिन एकाएक ये चर्चा का विषय बन गई। एक पोस्टर जिसमें हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करके काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाकर और एक हाथ में LGBTQ का झंडा लेकर खड़े होते हुए दिखाया, और रातों रात ये पूरी दुनिया के अंदर, खासकर हिंदू जहां जहां रहता है उसका, जिसे कहते हैं दुश्मन सही, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, ये बनकर उभर कर आ गई, लेकिन हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करके। अब आगे आ जाते हैं यहां पर। भाई आज मुझे पता लगा कि इसके ऊपर 14 मुकदमे दर्ज हैं, कईयोधात्या से लेकर हत्या की कोशिश जैसे। चिश्ती है वैसे तो ये, और मैं तो खैर चिश्तियों के ऊपर लगभग सारे चिश्तियों को, जब से मुझे वो अजमेर के स्कैंडल का पता लगा है, नफरत सी हो गई है। और इस आदमी की आंखों के अंदर भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई गुनहगार छिपा हुआ हो, और जब ये भारत को हिला देने की बात करता है तो भारत ना हो गया, कोई पेज का टुकड़ा हो गया। लेकिन सीधी सी बात यह है, क्या आप में से किसी ने इसे 1 जून से पहले देखा था? कहीं फोटो, कहीं कुछ, इस गुंडे के बारे में कुछ पता था आपको? बोलिए। या इन दोनों के बारे में इस तरीके की कोई मेन हेडलाइन के बारे में डिस्कशन करते हुए सुना? सोचकर देखिए, एक बयान आया और यहां पर ये उकसाने का काम करके, उकसाना जिसे कहते हैं उसका काम करके, ये रातों रात जो है अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा गए और अपने आप को इस्लाम का वॉरियर ऑफ इस्लाम डिक्लेयर कर गए। और इस वॉरियर ऑफ इस्लाम को देश जाए चूल्हे में अपनी राजनीति करके अपने सपोर्टर से किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिलवाने में ये कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अब
अब इससे आगे थोड़ी सी बात चलते हैं। इन फोटोओं को देखो, कुछ याद कीजिए। ये सारे तो वो हत्यारे हैं जो कि किसी ना किसी के मर्डर में, मेनली ये 2 कन्हैयालाल के मर्डर में, और ये 7 उमेश कोले के मर्डर के अंदर शामिल है। ऊपर ये पहलू खान, डॉक्टर पंकज नारायण, इनकी भी हत्या कर दी गई थी अलग अलग समूहों के द्वारा। एक को मॉब लिंचिंग, दोनों को मॉब लिंचिंग ने, एक को हिंदुओं की मॉब ने मुसलमान को मारा, दूसरे हिंदू को मुसलमानों के मॉब लिंचिंग ने मारा, और उसको हिंदुओं की मॉब ने मारा, इसको मुसलमानों की मॉब ने मारा। अब यहां आप लोग क्या इन दोनों मामलों के अंदर किसी तरीके से किसी नेता को देख रहे हो? इनमें से इनका नाम मैं गारंटी से कह रहा हूं, पीछे जितने दिखाए उन सबको तो हमने किसी न किसी पार्ट में एक एलीट क्लास की फॉर्म में देखा, वो लोग उन्हें जानते थे। इनमें से तो किसी, मैं गारंटी से कह रहा हूं, इन लोगों को तो 4 मोहल्ले दूर के आदमी नहीं जानते होंगे। 4 मोहल्ले दूर के लोग भी इन लोगों को जानते नहीं होंगे। तो ये एकदम से इतने मशहूर कैसे हुए? ये मशहूर नहीं हुए, ये वो आम आदमी थे जो नफरत की बलि चढ़ गए, नफरत की बलि चढ़ गए। और ये वो आम आदमी थे जो उकसावे में आकर हत्या कर गए, अब भाई एक आम आदमी को मेरा मानना ये है, आम आदमी के अंदर अपनी रोजी रोटी कमाने से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता। भाई ये अपने आप को इस्लाम का रक्षक समझ रहे हैं, लेकिन ये जो इस्लाम के भक्षक हैं, ये इस्लाम के जो भक्षक हैं, जो इस्लाम को खा जाना चाहते हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस जैसे इस्लाम के भक्षकों के चंगुल में आकर इन लोगों को भड़काया गया कि आप इस्लाम के रक्षक हैं, मारो, ब्लास्फेमी करो, ईश निंदा वालों को पनिशमेंट करो, ये तुम्हारा अधिकार है। तो सवाल ये है, इससे हो क्या रहा है? मेरे जैसा आदमी भी एक बार को नफरत करने और डर के माहौल में रहने और डर से उपजी नफरत करने के लिए मजबूर अगर हो जाए, मेरी फैमिली काफी पढ़ी लिखी है इस मामले में, अगर वो भी जो पूरे का पूरा बिजनेस क्लास और सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, गांव में खेती बाड़ी है, गांव में किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कुछ गांव में किसान भी है, लेकिन वो किसानों का परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं है, 2-3 फैमिलीज को छोड़कर, जो कि शहर के अंदर इस समय पर परिवार सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास से रिलेटेड है, अच्छे लेवल के बिजनेस में और अच्छे लेवल की सर्विसेज में जिस तरीके से है। अगर उनके दिमाग में, प्राइवेट सेक्टर वालों की बात करो, गवर्नमेंट जॉब वालों की भी, अगर उनके दिमाग में नफरत पैदा होने लग जाए, और वो नफरत इसलिए नहीं कि बाय बर्थ थी, बल्कि वो नफरत इसलिए कि एक डर का माहौल पैदा हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भी कोई फ्रेंड जो फेसबुक पे हो, वो मेरी किसी फेसबुक की पोस्ट से आहत हो जाए, और आहत होने के बाद मेरे बारे में सर तन से जुदा करने का नारा अपने फेसबुक ग्रुप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाए, और कोई आके मेरी गर्दन उतार जाए। ये नफरत, ये डर से उपजी जो नफरत है, ये और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डर से उपजी नफरत कहीं ज्यादा आक्रामक बनाती है, ये समझ लीजिएगा, कहीं ज्यादा आक्रामक बनाती है। अब यहां पर सवाल ये उठा, क्योंकि ये सवाल क्यों उठा इसे समझिए। ये सवाल, अब एक बात समझिए, ये जैसे ही मामला आया, ये सवाल उठाया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। ये 7 जुलाई आज ही की खबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सवाल उठाया कि क्या हमारे देश को, मतलब हमारे देश को एक ब्लास्फेमी के अगेंस्ट कानून की जरूरत है, ईश निंदा के अगेंस्ट कानून की जरूरत है कि जिसमें ईश निंदा ना हो। इसके नीचे भी ये कहा गया है कि बोर्ड ऑल्सो आस्क्ड द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी टू रिफ्रेन फ्रॉम, ये एक मेन बात है कि धार्मिक
मामलों में दखल ना दें, सरकार और जुडिशरी धार्मिक मामलों में दखल ना दें। धार्मिक मामलों पे निर्णय लेने का काम केवल और केवल धर्म को मानने वाले लोगों का है। इस तरीके का उनका एक स्टेटमेंट आया है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो सवाल यह उठा कि भारत में जिस तरीके की नफरत फैल रही है, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्या भारत में एक ईश निंदा कानून होना चाहिए? भाई देखो, ईश निंदा का सिंपल सा मतलब है कि किसी गॉड के बारे में जिसमें आप उसे सम्मान की नजरों से नहीं देख रहे, ऐसे उसके बारे में कुछ लिखें या कुछ बोलें तो उसे ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी कहा जाएगा। ब्लास्फेमी का मतलब, ईश निंदा का मतलब ये कि भैया आप अगर भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में या किसी भी चीज के बारे में अगर बोलेंगे और जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो क्या वो माना जाएगा या क्या उसको एक्सेप्ट किया जाए? तो यहीं से सवाल शुरू होता है और इसी के ऊपर मैं डिस्कशन शुरू करता हूं कि असलियत में सोचकर देखिए, अभी आज के माहौल को देखते हुए हर आदमी इस चीज को जरूर सोच रहा होगा कि भारत में भी एक ईश निंदा कानून हो, यानी एक ऐसा कानून बना लिया जाए जहां जिसके अंदर अगर प्रूव किया जाए, हो जाए कि आपने या किसी व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति की किसी हरकत ने भगवान या अल्लाह या क्रिश्चियन बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब, इसके मामले में अगर अपमान किया है, इनमें से किसी का अपमान किया है, इस्लाम या जो भी मेन धर्म है, सभी धर्मों के में किसी की भावनाएं आहत हुई हैं या ऐसी इच्छा रखी है कि सामने वाले की भावनाएं आहत हो, तो और ऐसा कानून बन जाए तो क्या वो कानून सही होगा? तो बहुत से लोगों का मानना है कि हाँ बिल्कुल सही होगा। इससे कम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं, लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ईश निंदा करने या एक दूसरे के धर्मों की भावनाओं को आहत करने से बचेंगे या डरेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज के दिन एक तरफ ब्लास्फेमी है और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, एक तरफ ब्लास्फेमी और दूसरी तरफ अगर आप यहां पर देखेंगे ब्लास्फेमी के काउंटर पार्ट में, तो यहां पर आपको आर्टिकल 19A यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलेगा और आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में पता लगेगा कि भाई हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी। बिल्कुल सही बात है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक इंपॉर्टेंट चीज है। आर्टिकल 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लास्फेमी जो है वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी हुई है, धर्म के सम्मान से जुड़ी हुई है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है रिस्पेक्ट टू रिलीजन भी होना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें जब किसी का सर तन से जुदा का नारा लगता है तो आर्टिकल 21 की बात होती है और ये आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ है। और राइट टू लाइफ को कैसे इग्नोर किया जा सकता है ये बताइए? ये मामला राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? जीने का अधिकार, उसे कैसे इग्नोर किया जा सकता है? यानी अगर हम मोटे तौर पर देखें तो एक तरफ हमारे सामने आर्टिकल 19A खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हमारे सामने आर्टिकल 21 खड़ा हुआ है और तीसरी तरफ हमारे सामने आर्टिकल 14 खड़ा हुआ है और यहां इन सब से लड़ने के लिए आर्टिकल 25 से लेकर 28 खड़े हुए हैं। यानी आप खुद सोचकर देखिए, अगर मैं संविधान के तौर पे बात करूं तो ये 4 आर्टिकल्स के बीच में लड़ाई चल रही है। ये कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये कह रहा है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। ये कह रहा है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। और इसी में सबसे पहले रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है। रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बाद की बात है, लेकिन रूल ऑफ लॉ। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि रिलीजन। अब
असलियत में लोग इन्हीं के बीच में फंसे हुए हैं, और फंसे हुए नहीं है। असलियत में भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि भारत में लोग असलियत में अपनी सहूलियत के अनुसार इन चारों में से किसी ना किसी का फायदा उठाकर बोलकर अपना निकल लेते हैं, अपनी बात बोलकर और चुपचाप निकल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे अगर हम सबसे पहले वाली फोटोग्राफ्स को देखें, यानी जितने भी लोग अगर यहां खड़े हुए हैं इधर, इन सबका कहना यह है कि एक तरफ मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, या राइट टू प्रोफेस माय रिलीजन है, राइट टू प्रोटेक्ट माय रिलीजन है, और दूसरी तरफ ये भी कहेंगे लेकिन उसी रिलीजन के कंपैरिजन के नाम पर जो कुत्तों की तरह एक दूसरे को गालियां बक रहे होते हैं, एक दूसरे के धर्मों को के ऊपर कीचड़ उछाल रहे होते हैं, तो उसमें ये इस जैसा बंदा कहता है दिस इज माई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये हरामखोर भी क्या कहता है, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये भी कहता है कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये भी कहता है मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और ये कहता है राइट टू प्रोटेक्शन है। इसका तो कभी अभी जवाब ही नहीं आया क्योंकि फंसी इतनी बुरी तरह हुई है। अब आप सोचकर देखिए, शिव और योनि को बड़े भद्दे तरीके से, उसी इंटेंशन और उसी भद्दे तरीके से लिंगम और योनि को सेक्सुअल ऑर्गन्स जिस भद्दे तरीके से मजाक उड़ा के कहा, यह भी कहता मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसने भी कहा सीता माता के बारे में कि जो भी कहा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसने भी उल्टे खुले तौर पर एमएफ हुसैन ने कहा कि मैंने जो बनाया वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तुम दुखी क्यों हो रहे हो। प्रॉब्लम यही है कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और मेरी भावनाएं आहत होंगी, और यही दोगलापंथी क्या कि भाई यहां असलियत में ये जो असलियत में इसको सपोर्ट करने वाले जो है ना, कि रिलीजन को सपोर्ट करने वाले, वो एक खेल और खेलते हैं। वो एक खेल ये खेलते हैं कि रिलीजन मेरा, लेकिन उस रिलीजन के मामले में हम शरिया लॉ की बात करेंगे, और इस शरिया लॉ में सर तन से जुदा की बात करेंगे। यानी कठोर से कठोर, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट नियम लागू होने चाहिए। कठोर से कठोर यानी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट नियम लागू होने चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट नियम लागू होंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कैसे, उसे समझिए। अभी हो क्या रहा है, लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फायदा उठा रहे हैं। कोर्ट हमेशा राइट टू लाइफ की बात कर रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन किसी की जान से हम हाथ नहीं धुलवा सकते, वो हमारा मानना है। यहां पर भावनाएं आहत आजकल दोनों ग्रुप्स की हो रही हैं, क्योंकि ओवैसी पे हमला हो चुका है और वो शुरुआत है। भड़का हुआ हिंदू नौजवान जो ज्यादा गुस्से में है, अगर ओवैसी पे हमला करने की जरूरत कर सकता है, तो जितने फुलंतरू टाइप के हैं इनकी तो कभी भी सर तन से जुदा हो जाएगा। और अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी इस तरीके की हरकतें करनी शुरू कर देती है, तो ये जितने हैं ना पिलूरे, ये सारे बिल में घुसे हुए नजर आएंगे। अभी केवल माइनॉरिटी कर रही है। जिस दिन मेजॉरिटी ने ये करना शुरू कर दिया, जिस दिन माइनॉरिटी ने ऐसा करना शुरू कर दिया और कानून से ऊपर हथियार उठाकर खड़े हो गए, उस दिन देश तबाही की ओर बढ़ेगा, कोई उसमें रोक नहीं पाएगा। अब आ जाते हैं, यानी यहां ये चार लड़ाइयां हैं, इसमें ब्लास्फेमी कहां ठहरती है? ईश निंदा। ईश निंदा एक टोटली इमोशनल मामला है, लेकिन इस इमोशनल को सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो इमोशंस हैं, हम इन इमोशंस को कभी 2 किलो 3 किलो 5 किलो में तोल नहीं सकते। इमोशन कम पढ़े लिखे या अनपढ़ आदमी की अगर है तो मैं उसे मानता हूं कि वो प्योर फॉर्म ऑफ इमोशन है। एक साधारण आदमी की, शरीफ आदमी की मामला है तो मैं मानता हूं कि उसका प्योर फॉर्म ऑफ इमोशन है। लेकिन असलियत में हम जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं वो लोग इतने शरीफ नहीं होते।
वो असलियत में बिजनेस ऑफ इमोशंस करते हैं। बिजनेस ऑफ इमोशंस के अंदर सबसे मेन बात ये होती है कि वो भावनाओं को यूज करते हैं, वो भावनाओं के साथ प्ले करते हैं, गेम प्ले करते हैं, खेलते हैं, और उसके बाद उन भावनाओं के साथ खेलकर सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करके पैसा कमा रहे हैं। तो जो ईश निंदा, जो ब्लास्फेमी मामला है, वो असलियत में इमोशंस यानी भावनाओं से जुड़ा मामला है, और इन भावनाओं से अभी लोग खेल रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर बाद में खेलना शुरू हो गए, बाद में ये कानून स्ट्रिक्ट बन जाए और फिर लोग इससे ज्यादा खेलने लगे, तो परिणाम कहीं ज्यादा डिजास्ट्रस होते हैं। इसका एग्जाम्पल दुनिया में देखते हैं। जैसे दुनिया में अगर प्यू रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट देखी जाए, 2015 की रिपोर्ट का मेनली रेफरेंस मिल रहा है कि दुनिया में लगभग 26% देश ऐसे हैं, 26% कंट्रीज ऐसी हैं जो कि लगभग जिनके अंदर ब्लास्फेमी लॉ मौजूद है, और 40% कंट्रीज ऐसी हैं, मतलब 40% कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर ब्लास्फेमी लॉ नाम से कोई कानून नहीं है, लेकिन ब्लास्फेमी लॉ जैसा कानून है। यानी अगर आपने आराध्यों की या इष्ट देवता की निंदा करी तो हालात उसके अंदर आपको पनिशमेंट मिल सकती है, और अलग अलग सजा का प्रावधान है। जैसे अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और ईरान, इन 3 देशों के अंदर अगर आप पर ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी का मामला है, तो यहां पर आपको जो लाइफ इंप्रिजनमेंट से लेकर जो है डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है, यानी ताउम्र जेल में बिताने से लेकर आपको मौत के घाट तक उतारा जा सकता है। ईश निंदा का एक्सट्रीम लेवल आपको सऊदी अरेबिया में तो इस तरीके से दिखाई देगा कि यहां पर एथीस्ट जो है, एथीस्ट का मतलब जो अल्लाह को नहीं मानता, अगर कोई एथीस्ट है जो अल्लाह को नहीं मानता, उसे टेररिस्ट माना जाता है, और टेररिस्ट मारने के बाद पहले उसे टॉर्चर किया जाएगा और उसके बाद उसे मार डाला जाएगा। सोच कर देखिए इस लेवल के बार्बरिक लॉ हैं कि अगर आप किसी दूसरे देश के अंदर हैं, अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं और सऊदी अरेबिया में आप कह रहे हैं कि आप अल्लाह को नहीं मानते और आप एथीस्ट हैं, तो आपको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। पहले आपको टॉर्चर किया जाएगा, जो भी उनके पास लेवल होंगे टॉर्चर के, उनमें टॉर्चर किया जाएगा, और जब वो टॉर्चर कर करके आपकी ऐसी तैसी कर देंगे फिर और वो खुद थक जाएंगे तो आपको मार डाला जाएगा। ईरान के अंदर भी काफी कुछ ऐसा ही है, पाकिस्तान के अंदर भी काफी कुछ ऐसा ही है, यहां तक कि इंडोनेशिया जैसा देश भी इससे बचा हुआ नहीं है। हालांकि इंडोनेशिया में यह शुक्र मनाने वाली बात है कि इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन वहां पर इस्लाम के साथ हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध, इन धर्मों को भी अपनाया गया, और यह कहा गया कि इनमें से अगर किसी के खिलाफ आपने कुछ बोला तो आपको मौत की सजा, मतलब तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। अब यहां पर डेक्कन रिलीजन की एक रिपोर्ट है। इस डेक्कन रिलीजन की रिपोर्ट में कहा गया कि अब मेन बात यह है कि क्या इन लोगों के अंदर या इन देशों के अंदर ईश निंदा को सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही हैंडल करता है, तो यह थोड़ा सा गलत मामला है। असलियत में जब आप किसी भी तरीके से ईश निंदा को मतलब पेनलाइज कर देते हैं, उसको क्राइम घोषित कर देते हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, उसका नेक्स्ट लेवल, उसका सीधा सीधा या उसका नेक्स्ट लेवल ये होता है, पेनलाइज करने के बाद उसका नेक्स्ट लेवल ये होगा उसके बाद कि भाई वो असलियत में क्या काम करेंगे कि अब आम आदमी उस ब्लास्फेमी का मिसयूज करना शुरू कर देगा, और लोग कहेंगे जब उसे मारना सही है, उसे मारना सही है, तो उसे हम सड़क पे ही क्यों ना मार डालें, क्यों उसे जेल में ले जाकर और जुडिशरी प्रोसेस में देखा जाए। इसीलिए जो डेक्कन रिलीजन की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया,
डेक्कन रिलीजन की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पिछले 20 साल के अंदर जो है 12,000 से ज्यादा लोग ऑन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी, ईश निंदा के नाम पर मारे जा चुके हैं। केवल पाकिस्तान में पिछले 2 साल में 100 से ज्यादा लोग ईश निंदा के शिकार हुए। और सबसे ज्यादा फेमस केस जो है वो आसिया बीबी का आया, जिसके अंदर क्या मामला था कि 2009 में बहुत गरीब घर से, मतलब जिसे कहते हैं बहुत ही मजदूर टाइप की औरतों के बीच में आपस में लड़ाई हुई। आसिया बीबी क्रिश्चियन थी, पड़ोसी जो थे वो मुसलमान थे। लड़ाई हुई और उस लड़ाई के अंदर आपस में जो भी कहासुनी हुई, लेकिन उस कहासुनी का रिजल्ट ये आया कि उस आसिया बीवी के ऊपर आरोप लगा कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद और उसके परिवार को उल्टा सीधा बोला। और जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद उसके परिवार को उल्टा सीधा बोला, मामला लोअर कोर्ट में गया। 2010 में लोअर कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दे दी, डेथ पेनल्टी के। तूने बोला कैसे? ये मामला 2018 के अंदर 2018 में ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो भी मामला था वो झूठा था। आपस की लड़ाई पानी भरने के नाम पर हुई थी और पानी भरने के नाम की लड़ाई में उसने सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ब्लास्फेमी लॉ लगा दिया गया और उस औरत को 8 साल तक जेल में रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी कैंसिल करी और उसे बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन जो रेडिकल फ्रिंज एलिमेंट्स थे उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, और उन लोगों ने उसे मारने की प्रॉपर धमकी दी। लास्ट में आसिया बीबी और इसके पूरे परिवार को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और शायद जर्मनी के अंदर आजकल है। सोच कर देखिए, यहां पर एक सवाल उठता है कि एक छोटी सी लड़ाई को लड़के 8 साल जेल में उसके कटवा दिए गए। आसिया बीबी की शायद किस्मत अच्छी थी कि 8 साल के टॉर्चर के बाद इंटरनेशनल मीडिया की नजर उस पर पड़ी, लेकिन उसका क्या जिन्हें सड़कों के ऊपर जान से मार डाला जाता है। पता लगा मस्जिद में जाकर एक 4-5 साल के बच्चे से गलती से पेशाब कर दिया या मस्जिद में पेशाब कर दिया या वहां पर गलती से पानी गिर गया, कोई नहीं जानता, उसको डेथ पेनल्टी दे दी 5 साल के बच्चे को पाकिस्तान में। यहां असलियत में यानी आपने धर्म के खिलाफ बोलने वाले को अगर आपने जरा सी बात पे इनटॉलरेंस, यानी आप ब्लास्फेमी के नाम पर असलियत में इनटॉलरेंस जो है उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो इन लड़कों ने कन्हैया लाल की गर्दन उतारी वो ठीक थी क्योंकि आपने एंटी ब्लास्फेमी लॉ बना दिया। तो सवाल ये है कि होना क्या चाहिए। ये एक बहस हमेशा होगी। एक तरफ अगर आपको लगेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए और धर्म का एक लिमिटेड क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ये भी खड़ा होगा बहस कि इसका मतलब तो ये होगा आप जब चाहे जैसे चाहे किसी भी धर्म की खुल के अपमान कर सकते हैं और वो अपमान जो है वो किसी भी हद तक जाएगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। इससे तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी और लोग उन भावनाओं का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। ये बहस हमेशा चलती रहेगी। तो सवाल ये है, इंडिया में ऐसे क्या लॉ है? तो देखो सीधी सी बात है, इंडिया में भी आईपीसी की 1860 के अंदर जो है आईपीसी 1860 के अंदर 295A बनाया गया है और इस 295A के अंदर साफ कहा गया है कि अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत, किसी भी इंडियन रिलीजियस ग्रुप की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो उसे 3 साल तक की कैद दी जा सकती है। लेकिन क्या इतना ही रहा? तो देखो असलियत में 2015 के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला एक आया पंजाब में और 2017 के अंदर पंजाब के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे उन्होंने 2018 में एक केस बनाया और एक बिल बनाकर पास भी किया पंजाब की असेंबली ने और ये कहा कि अगर कोई गीता कुरान बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब में से किसी की बेअदबी करता है तो उसे डेथ सेंटेंस या लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाए। हालांकि प्रेसिडेंट ने इस पे साइन नहीं किए और मामला वहीं रह गया और वो बिल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन
सवाल यही आ जाता है कि क्या भारत के अंदर ईश निंदा कानून बनना चाहिए। तो दोस्तों असलियत में समझिए, आज के इस माहौल को चारों तरफ से देखते हैं और जिस तरीके से गर्दनें उतारी जा रही हैं और हिंदू मुसलमानों के बीच में जो भेदभाव है, वो मतलब वैर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से पता लग रहा है कि उदयपुर केस के अंदर 6 और लोगों की हत्या करने का प्लान था, पूरी लिस्ट बना रखी थी, तो वो मतलब जिसे कहते हैं दिल दहला देने वाला एक मामला लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल पर प्लान किया जा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस ब्लास्फेमी लॉ से हम अपने समाज को बचा सकते हैं। तो इसके लिए मेरा अभी मानना यह है कि मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ रेडिकल कंट्रीज का एग्जांपल दिया, क्योंकि मैं नेट पे काफी ज्यादा सर्च कर रहा था। मुझे इंडोनेशिया और मलेशिया की खासकर, जहां पर मल्टी एथनिक पीपल रहते हैं और मेजॉरिटी इस्लाम की है, वहां पर भी ऐसे ब्लास्फेमी लॉ बने हुए हैं। तो क्या वहां का कोई रिपोर्ट है? तो मेरे पास अभी वहां की कोई रिपोर्ट या रिकॉर्ड में देख नहीं पाया जिसको देखकर मैं बता पाऊं कि हाँ ऐसे में वो लॉ बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से अथॉरिटीज भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी में होंगी जो कि ब्लास्फेमी के बारे में डिस्कस करें और कम से कम टीवी डिबेट्स में ही सही एक जिम्मेदारी फिक्स करें कि अगर इससे आहत किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो चाहे टीवी एंकर हुआ, चाहे टीवी चैनल का मालिक हुआ, चाहे बयान देने वाला प्रवक्ता हुआ, चाहे पार्टी हुई, चाहे कोई धर्म गुरु हुआ, वो सारे के सारे जो है वो जेल जाएंगे और कम से कम लंबी इंप्रिजनमेंट होगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि 3 साल की सजा भी अच्छी खासी है। सवाल के लिए जरूरी है हमारी जुडिशरी जो है वो इस मामले में एक्टिवली काम करे। और भारत की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि जो जुडिशरी है ये पूरे तरीके से एफिशिएंट नहीं है। अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पता लगा हाई कोर्ट के अंदर लगभग 90 जजों की जगह है और 46 जज, हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में 46 जज हैं, यानी 46 जज अब मतलब 50% की स्ट्रेंथ पे काम कर रही है बॉम्बे हाई कोर्ट। ऐसा ही हाल भारत की लगभग सभी हाई कोर्ट्स का है। लोअर कोर्ट्स का तो हाल इससे भी बुरा है। और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा देखा जाए तो एक इनके अंदर नंबर ऑफ जजेस ठीक है, बाकी सबके हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। यानी जुडिशरी अगर ढंग से, मेरा मानना यह है कि अगर जुडिशरी ढंग से काम करने लगे और हमारे सारे के सारे सिस्टम में जो भी ये मामले हैं उनको जल्दी से निपटारा करने लगे और जो दोषी हैं उनको ज्यादा स्पेस ना दे बच के निकलने का, उनको बच के निकलने का ज्यादा स्पेस ना दे और 2, 4, 10 जो लोग हैं जिन्होंने भावनाएं आहत करी हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजे, तो यकीन मानिए हालात अपने आप सुधर जाएंगे। ब्लास्फेमी की जरूरत नहीं बचेगी, ब्लास्फेमी की जरूरत नहीं बचेगी। तो ठीकरा यहां पर सरकार और जुडिशरी के सर फोड़ने की कोशिश है। बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि ठीकरा सरकार और जुडिशरी के सर पे है, क्योंकि ना तो सरकार जुडिशरी को पूरी स्ट्रेंथ दे रही और ना ही जुडिशरी अनबायस्ड होके काम कर रही। क्योंकि जिस तरीके से जो जस्टिस सूर्यकांत हैं उन्होंने जिस तरीके से नुपुर शर्मा के केस में बिहेव किया और जो कहा वो ओपिनियन, अपना ओपिनियन दे के निकल लिए और पूरे देश को एक बहस का मुद्दा दे दिया, वो भी गलत है। उससे भी बच के नहीं निकला जा सकता। और यही कारण है कि मैं इस चीज में हमेशा अपोज करूंगा कि भाई जुडिशरी के अंदर कॉलेजियम नहीं होना चाहिए। फिर कभी बताऊंगा कॉलेजियम क्या है। कॉलेजियम भाई भतीजावाद के लिए सबसे बढ़िया गेट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर एंट्री करने का, भाई भतीजावाद के नाम पे एंट्री करने का सबसे बढ़िया गेट है। अब ये आगे कैसे होगा वो मतलब इसके ऊपर सेपरेट वीडियो, लेकिन जुडिशरी के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं और जस्टिस सूर्यकांत के स्टेटमेंट के बाद तो कुछ ज्यादा ही उठ रही है। और 2 इंसिडेंट्स ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया। पहला, जब जस्टिस गांगुली के ऊपर एक सब इंस्पेक्टर रैंक की लेडी ने आरोप लगाया सेक्सुअल हैरेसमेंट का और वो जो बेंच उस केस को सुन रही थी उसी बेंच में खुद जाकर बैठ गए बिना उसके कि मैं इस बेंच में तो बैठूंगा, बस कुछ निर्णय नहीं दूंगा, सुनूंगा पूरा। ये तो गलत था ना। और दूसरा ये केस थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरे को ऐसा लगता है ब्लास्फेमी से ज्यादा बहस इस चीज पर करनी चाहिए कि 295A जो है
ये ढंग से लागू हो जाए तो भारत के जो हालात हैं, भारत की जो सूरत है, वो काफ़ी हद तक बदल जाएंगे। अब आगे क्या होता है, आपका क्या मानना है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।